है। तो हिटलर कैसे आया? हिटलर मुसोलिनी लोकतंत्र के रास्ते पर आए और लोकतंत्र का ही विनाश कर दिया। इसे कहते हैं पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब बताइए, क्या यही उदारवादी लोकतंत्र है? उदारवादी लोकतंत्र के सामने चैलेंज आया या नहीं आया? बहुत बड़ा चैलेंज आ गया। अब उदारवादी कंफ्यूज हो गए। और ये देखिए, हर जितने अमेरिकन हैं, जितने उदारवाद की बात है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के सामने उनके सामने चैलेंज हमने कह दिया, यही चैलेंज रहेगा, मार्क्सवाद फांसीवाद का। और इसी चैलेंज का सामना करने के लिए उदारवादी लोकतंत्र का नया मॉडल आया। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ने अपने नए स्वरूप को आगे बढ़ाया। कैसा? अगला हेडिंग है। अब देखिए, अब कोई कोई सवाल सवाल इतना क्यों पूछते हैं दोस्तों? कोई तुरंत सवाल पूछ दिया, सर आपने बताया था गांधी ने लोकतंत्र की आलोचना की थी और आप कह रहे हैं लोकतंत्र नैतिक है। अरे गांधी ने पार्टीकरण आलोचना की थी, इसके नैतिक पक्षकारण नहीं। और दूसरी बात, इस तरीके से आप अगर सवाल करेंगे फिर तो कोई किसी की आलोचना नहीं कर सकता। अरे खामियों गांधी आलोचना करेंगे अच्छाइयों की, तब क्यों उंगली कर रहे हो यार? लिख लो। अरे भाई, अगर ऐसी आप ऐसे आलोचना करने लगेंगे फिर तो आप किसी में कुछ भी अच्छा विचार नहीं दिखेगा। इसे थोड़ा पहले सुनिए, उसको विचार करिए। अगर मैंने कह दिया, पहले 2 दिन सोचिए मैंने क्यों कहा ऐसा, तीसरे दिन जवाब में मेरे तो पूछे इन्हें मैंने कहा नहीं, लिख के गांधी ने ऐसा क्यों, लिख जवाब दो। आगे बैठे के दुरुपयोग करें दोस्तों। अच्छा अच्छा, कई कई सवाल तो पीछे से थे, सॉरी मैं तो समझ पीछे जरा आगे वाले बच्चे बहुत अच्छे हैं। ये सब ये सवाल कहां से आ रहा है? इसलिए देखिए, फिर आपको इसलिए कई कई बार एक बार जब कोई बात सुन रहे हैं उसको पहले 3 दिन सोचिए यार क्यों ऐसा कहा उन्होंने। नोट्स पलटिए, तब जिस चीज का उत्तर आपको मिलेगा वो इतना सॉलिड होगा, कभी भूलेंगे नहीं। और तुरंत लिखने का आयत होगी, जो चीज हम बता रहे हैं उस पर ध्यान नहीं जाएगा, बस लिखते ही रह जाएंगे केवल। ये बार बार मना करता हूँ, क्लास के बीच लिखना ही नहीं चाहिए। जो कहूं बस वही लिखिए, प्रश्न बाद में अरे अलग से मिलकर पूछ लीजिए। बिना वजह परेशान हुए हैं। अगला अगला हेडिंग क्या है? अच्छा, इस संडे को 10 बजे आप लोग खाली रहेंगे? तो अब हम अपने 2 टॉपर्स को बुला रहे हैं, जो हमने कई बार कहा। तो 10 बजे को अब आप देखिए देखिए। अच्छा, अब मैंने बता दिया 10 बजे संडे को। और हमने इसलिए उनको बुलाया कि आपको बस ये विश्वास दिलाने के लिए कि कोई इंग्लिश मीडियम का भी कोचिंग करके हमारे पास आता है टेस्ट सीरीज के लिए, गाइडेंस के लिए। तो आप हिंदी मीडियम अगर हमारी क्लास कर रहे हैं, अच्छे से पढ़िए तो रिजल्ट आपका आएगा। हम खास तौर पे इस बार केवल 2 ऐसे लोगों की इंग्लिश मीडियम को बुला रहे हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं थे और सिलेक्शन के बाद उन्होंने ज्वाइन किया। इसे सीखने की बात है। जितेंद्र यादव अभी भी हैदराबाद में है, आईपीएस है। आईपीएस के बाद उन्होंने सोची क्लास ज्वाइन, टेस्ट सीरीज ज्वाइन की। तो जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके इतना इंप्रूव कर सकता है, जो क्लास किया है उसको उसको दोस्तों क्या करना चाहिए? और ये दोनों लोग इंग्लिश मीडियम के थे लगातार। और चंद्रकांत फ्रॉम हैदराबाद, चंद्रकांत का घर हैदराबाद में है। चंद्रकांत पहले से ही इस बार उनको इनकम आईआरएस मिला हुआ। दोनों के पोल साइंस में लगभग 50-50 नंबर बढ़े। तो बस एक आप में विश्वास के लिए कि आप भी अच्छा कर सकते हैं। और ये गलत बहाने में मीडिया में सब कुछ भी, बस एक बार अच्छे से पढ़िए, जी जान लगा के पढ़िए, देखिए रिजल्ट नहीं तो बताइए। बस अपनी कमी को दूर करिए पहले। इसलिए मैंने बुलाया। और एक हम आपको बार बार रिपीट किए, जिसका नाम हम लेते हैं क्लास में बुलाते हैं, उनसे कहीं भी आप जाके मिलेंगे तो वही बात कहेंगे। ऐसा नहीं कि क्लास में कुछ कहा बाकी कुछ कह दिया, ऐसा नहीं है। लिख लीजिए। इससे आप ये समझ सकते हैं कि जो आपको पढ़ाया जाता है वो किसी भी स्तर पर कहीं कम नहीं, बस आपको मेहनत करने की आवश्यकता है।
और आप मेहनत कर लेंगे तो मामला बन जाएगा, चाबी आपके हाथ में है। लिख लीजिए पहला। और अच्छा ये भी आपको बता दें, जैसे जब जैसे ट्रेनिंग हो, पुलिस की ट्रेनिंग, जैसे जितेंद्र यादव तो हैदराबाद में पुलिस की ट्रेनिंग चल रही है, उस बीच में एक दिन छुट्टी के लिए आना, इसका मतलब है किसी का हमारे प्रति स्पेशल कंसर्न होगा वही भाग के एक दिन के लिए आएगा, अदरवाइज वो आएगा नहीं। और मैंने बुलाया भी इसलिए, मैंने आपको उनका नाम बताया था एक बार, और मैंने उनसे यही बात, मैंने क्लास मैंने बोल दिया है, अब मैंने बोल दिया है तो आपको आना पड़ेगा, मैनेज करो कैसे आओगे, अदरवाइज मेरी बात कटेगी। तो आप समझ लीजिए, लिख लीजिए। क्या लिखा आपने? हाँ, पहला हेडिंग, उदारवादी लोकतंत्र या प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र को प्राप्त होने वाली चुनौती। उदारवादी लोकतंत्र या प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र को प्राप्त होने वाली चुनौती। चैलेंज फेस्ड बाय, a challenge received by representative model of democracy। उदारवादी प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र को प्राप्त होने वाली चुनौती। पहला, और राहुल को हम अगले हफ्ते बुला देंगे, ये इन लोगों को पहले बुला दे, फिर उसके बाद राहुल तो हिंदी मीडियम से है, तो वो दिल्ली में भी है, उनकी ट्रेनिंग चल रही है, तो कभी भी अवेलेबल है। पहला, पहला पॉइंट, प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र को पहली चुनौती साम्यवादियों से प्राप्त हुई। The communists challenge the representative model of a democracy। प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र को पहली चुनौती साम्यवादियों से प्राप्त हुई, क्योंकि साम्यवादियों ने कहा कि प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र बुर्जुआवादी लोकतंत्र है। Because communist says that representative model of democracy is in fact bourgeoisie's democracy। लोकतंत्र का प्रतिनिधिवादी मॉडल बुर्जुआवादी मॉडल है, इसलिए लोगों का शासन नहीं है, केवल संपत्तिशालियों का शासन है। इसलिए लोगों का शासन नहीं है, केवल संपत्तिशाली व्यक्तियों का शासन है। It's not government by the people, but in fact it is bourgeoisie's government। ये लोगों का शासन नहीं है, बल्कि संपत्तिशालियों का शासन है। और साम्यवादियों ने स्वयं को वास्तविक लोकतंत्रवादी कहा। कम्युनिस्ट क्लेम दैट दे आर द रियल डेमोक्रेट। साम्यवादियों ने स्वयं को वास्तविक लोकतंत्रवादी कहा। अच्छा, पॉलिटी में एक बार आप ये भी पढ़ते हैं, देखिए इसी रिप्रेजेंटेटिव मॉडल डेमोक्रेसी के दो मॉडल क्या है, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल, यूनिटी वर्सेस फेडरल। इसी को ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा भाई, यही रिप्रेजेंटेटिव मॉडल की पॉलिटी में हम पढ़ते हैं उसको, यहां हमने नहीं बताया आपको। इसी रिप्रेजेंटेटिव मॉडल के दो पॉइंट क्या है, संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन, और हमने क्या अपनाया है,
पार्लियामेंट्री, ये हम पॉलिटी में पढ़ते हैं। संसदीय शासन, अध्यक्षीय शासन, संघात्मक और एकात्मक, फेडरल वर्सेस यूनिटरी। यही तो रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है। तो भारत में लोकतंत्र का कौन सा मॉडल है? रिप्रेजेंटेटिव। अगला, तो इस बात को आप लिख लीजिएगा, पार्लियामेंट्री वर्सेस प्रेसिडेंशियल। इसका मतलब यहां बताने की आवश्यकता नहीं कि पॉलिटी में हम पढ़ते हैं अलग से। और यूनिटरी, एकात्मक वर्सेस संघात्मक, यूनिटरी वर्सेस फेडरल। आगे आप कहां लिख रहे थे? दूसरा, पहला पॉइंट हमने बता दिया, दूसरा दूसरा फांसीवादियों ने, अगला पॉइंट, फांसीवादियों ने लोकतंत्र के समक्ष एक नया संकट पैदा कर दिया। Fascists have created a new challenge for democracy. फांसीवादियों ने लोकतंत्र के समक्ष एक नया संकट पैदा कर दिया और बहुमत के शासन के नाम पर लोकतंत्र का ही विनाश कर दिया। They have destroyed the democratic government on the name of majority rule. और बहुमत के शासन के नाम पर लोकतंत्र का ही विनाश कर दिया। अब देखेंगे और प्रॉब्लम आ गई। जैसे जैसे कार्ल पॉपर ने कहा है, जैसे कार्ल पॉपर ने कहा है, लोकतंत्र का विरोधाभास, पैराडॉक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कार्ल पॉपर ने कहा, पैराडॉक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कार्ल पॉपर ने लोकतंत्र का विरोधाभास कहा, पैराडॉक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए पैराडॉक्स क्या है? अच्छा, पैराडॉक्स क्या है? पैराडॉक्स क्या है? अगर लोकतंत्र बहुमत का शासन, देखिए पैराडॉक्स क्या है? अगर लोकतंत्र बहुमत का शासन है तो कल के लिए जिसकी बहुमत सरकार है वो कहे भाई अब हम लोकतंत्र हम खत्म कर देंगे। अब कल के लिए मान लीजिए जनता ये कहते हैं ना, मोदी इस देश का सम्राट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आप याद रखिए, ये डेमोक्रेसी में प्रॉब्लम आती है। और इसलिए बहुत ध्यान से देखेंगे, ये पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी आता है। इसलिए भारतीय न्यायपालिका ने आधारभूत ढांचे का सिद्धांत बनाया। भारतीय न्यायपालिका ने कहा भाई ठीक है, पार्लियामेंट को 2/3 मेजोरिटी मिल जाए, इसका ये मतलब नहीं है कि अब बहुमत के नाम पर लोकतंत्र का ही विनाश कर देंगे। ये भी एग्जाम्पल, आपने कभी ध्यान सोचा कि अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने ऐसा क्यों कह दिया कि 2 बार के बाद कोई प्रेसिडेंट नहीं होगा? इवन पीपल कैन बिकम इमोशनल। कई बार नेता इतने होशियार होते हैं, जनता को आंदोलित कर देते हैं, भावनात्मक बना देते हैं, और जनता भावनात्मक बनकर लोकतंत्र का विनाश कर सकती है। इसका मतलब है एक तरफ साम्यवादी थे, वो हमला कर रहे थे, और फांसीवादी थे, वो विनाश कर चुके थे। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के सामने चैलेंज था या नहीं था? चैलेंज था। लेकिन खास बात याद रखिए, उदारवादी इसीलिए जाने जाते हैं, उन्होंने हर चैलेंज का सामना किया, और इसलिए उदारवादी रिप्रेजेंटेटिव मॉडल, उदारवादी लोकतंत्र ने एक नया मॉडल पेश किया। इस सामने कैसे? अगला हेडिंग है, अगला हेडिंग है इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इक्विलिब्रियम, लोकतंत्र का साम्यावस्थावादी मॉडल।
इक्विलिब्रियम। लोकतंत्र का साम्यावस्थावादी मॉडल, इक्विलिब्रियम मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। याद रखिए, साम्यावस्था का मतलब है साम्यवाद नहीं होता, साम्यवाद अलग है, साम्यावस्था अलग है। इक्विलिब्रियम का मतलब है एज इट इज बनाए रखना, यथास्थिति। साम्यावस्था का मतलब यथास्थिति, स्टेटस को। अब यथास्थिति का मतलब है जो समाज में अमीर है वो ठीक है, गरीब है वो भी ठीक है। साम्यावस्थावादी मॉडल, इसी का एक और नाम है लोकतंत्र का प्रोसीजरल मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इसी का एक और नाम है लोकतंत्र का प्रक्रियात्मक मॉडल, प्रोसीजरल थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। प्रक्रियात्मक सिद्धांत कह लीजिए, या इसी का एक और नाम है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी मॉडल, एलिटिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। इसी का एक और नाम है एलिटिस्ट थियोरी ऑफ डेमोक्रेसी। एलिटिस्ट, विशिष्ट वर्गवादी कहिए, प्रक्रियात्मक कहिए या साम्यावस्थावादी मॉडल कहिए, बात एक ही है। इन्होंने किया क्या? तो पहला, इसमें नाम कौन है? इसमें नाम कौन है? शुम्पीटर, जोसेफ शुम्पीटर। शुम्पीटर, एंथनी डाउन्स। एंथनी का नाम आपने सुना है? कहां सुना है? मालामाल वीकली में सुना है कि नहीं? एंथनी डाउन्स, शुम्पीटर, पीटर नहीं, शुम्पीटर। एंथनी डाउन्स, शुम्पीटर। ये कहते क्या है? पहला, इन्होंने लोकतंत्र को चुनावी मॉडल के रूप में वर्णित किया। फॉर देम डेमोक्रेसी इज मेयरली एन इलेक्टोरल मॉडल। उन्होंने लोकतंत्र को केवल चुनावी मॉडल के रूप में वर्णित किया है। चुनावी मॉडल, इसे नेताओं का खेल कहा। इट इज द रूल ऑफ पॉलिटिशियन। लोकतंत्र के चुनावी मॉडल के रूप में वर्णित किया, इसे नेताओं का खेल कहा। और निर्णय निर्माण का एक तरीका बताया, इट इज वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। इसे निर्णय निर्माण का एक तरीका कहा, इट इज वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। अब बात सीधी सी है, और शुम्पीटर ने थे डाउन से सीधी बात कही। और ये इंटरेस्टिंग पार्ट है, अमेरिकन थे, मार्केट इकोनॉमी को मानते थे, और शुम्पीटर को तो बाकायदा मार्केट इकोनॉमी के लिए बहुत माना जाता था। और इन लोगों ने कहा कि देखिए भाई, लोकतंत्र में सीधा सा है, लोकतंत्र में कुछ चीजें होती हैं, बहुत सिंपल सी बात है। लोकतंत्र का मतलब क्या? पहला, प्रतिस्पर्धी चुनाव, कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस। यानी लोकतंत्र की सीधी सी मान्यता क्या है? कॉम्पिटिटिव इलेक्शंस, पहला। प्रतिस्पर्धी चुनाव होना चाहिए। दूसरा, कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम, प्रतिस्पर्धी दलीय प्रणाली होनी चाहिए। तीसरा, संविधान होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। चौथा, एक सिविल सर्विसेज, इंडिपेंडेंट सिविल सर्विसेज होनी चाहिए। आप कहेंगे यार ये अलग क्या है इसमें? ये तो सब रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है।
हाँ, वही तो है, थोड़ा सा अलग है, केवल केवल थोड़ा सा अलग है। आगे आपको अभी बताएंगे कैसे अलग है। इसलिए कहा जाता है ये सब रिप्रेजेंटेटिव मॉडल का ही एक्सटेंशन है। तो जब शुम्पीटर ने कहा कि ये सारी डेमोक्रेसी में बातें होंगी, लेकिन आप देखिए अलग कहाँ है, आपको याद दिला दें, ये लोग कहते हैं लोकतंत्र में जो नहीं होगा ये सब नहीं है। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, ये डेमोक्रेसी के लक्षण नहीं है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, ये इन्होंने क्यों ऐसा कहा, क्योंकि समानता, बंधुता, ये सब अगर लोकतंत्र है, यही देने का दावा तो समाजवादी भी कर रहे थे। अच्छा आप याद रखिए, रसिया में ये था, फासिज्म में ये था नहीं, लेकिन कल्याणकारी सुविधा तो सब जगह थी। इसलिए दे हैव रीडिफाइन द रिप्रेजेंटेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। हमने कहा ना भाई, लोकतंत्र का मतलब कल्याण वल्याण नहीं होता। और इन्होंने लोकतंत्र को बाजारवादी मॉडल पर बताने का प्रयास किया। अगला पॉइंट, इन्होंने लोकतंत्र को बाजारवादी मॉडल, इसलिए कहा भी जाता है इट इज इकोनॉमिक थियरी ऑफ डेमोक्रेसी। इसका एक और भी नाम है लोकतंत्र का आर्थिक मॉडल। लोकतंत्र का बाजारवादी मॉडल है, लोकतंत्र का आर्थिक मॉडल है। तो लोकतंत्र के आर्थिक मॉडल में होता क्या है, देखिए मार्केट में दो लोग होते हैं, एक है बेचने वाला, दूसरा है खरीदने वाला। एक है डीलर और दूसरा है कंज्यूमर। अच्छा, आप में सबसे अच्छी मार्केटिंग कौन करता है, दूसरे बताइए। अच्छा, मार्केट में जाते हैं तो क्या सोच के आप जाते हैं, क्या करते हैं मार्केट में, क्या करते हैं? अच्छा मार्केट में, अच्छा ये बताइए, मार्केट में कोई समानता होती है? समानता से कोई कॉन्सेप्ट होता है क्या, इसका मॉरलिटी नहीं। मार्केट में एक ही बात होती है, कंज्यूमर क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा सस्ती चीजें खरीद ले। डीलर क्या चाहता है, ज्यादा से ज्यादा बेच ले, प्रॉफिट ले ले। और आप देखिए, हु इज द बेस्ट पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन बार्गेनिंग। दिल्ली में दोस्तों एक से कोई काम है, 500 रुपए का 50 रुपए में लेके चले जाते हैं। 500 रुपए का सामान 50 रुपए में, 1000 रुपए का सामान 10 रुपए में। क्यों लोग तो ऐसे ऐसे मास्टर हैं। हमने कहा बोलते कैसे, उनका हमारी आदत है, यही हमें पता है। कमाल की बात है। इसलिए हु इज द बेस्ट पर्सन फॉर मार्केटिंग, जो बार्गेन कर सके। और बार्गेन में ये मतलब ही नहीं, क्योंकि दोनों कॉम्पिटिटर हैं, दोनों एक दूसरे के फायदे को बढ़ाना चाहते हैं। हमें ये नहीं पता कि यार जो उसने खरीदा है पता नहीं उसका घाटा होगा, हमें नहीं पता है। और डीलर ये नहीं देखता है यार जिससे हम ज्यादा पैसा ले रहे हैं हो सकता है उसके पास पैसा ही ना हो, ये सब नहीं चलता। ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट चार्ज करेगा, ये क्या करेगा, फायदा ज्यादा से ज्यादा लेगा। अब इसमें कौन सी मॉरलिटी है? दूसरी बात, अब यही देखिए डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी और बाजार का नियम एक ही तरीके से चलता है। और याद रखिए, जैसे बाजार में फ्रीडम ऑफ चॉइस है, वैसे डेमोक्रेसी में बाजार में चॉइस क्या है, हमारे पास अनेक सामान है, उसमें कोई एक खरीद सकते हैं। और डेमोक्रेसी में चॉइस है, पार्टी अनेक है, कहीं एक बटन दबा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ चॉइस है कि नहीं, हाथी पर बैठ जाएं, साइकिल पर बैठ जाएं, या कमल पर कूद जाएं, या पंजे को पकड़ लें दोस्तों, या पास फ्रीडम ऑफ चॉइस है। इसलिए डेमोक्रेसी कैसे करती है, मार्केट में चॉइस होती है, लोकतंत्र में चॉइस है। इसलिए अभी चुनावी बाजार लगा था। और एक बात आपको याद दिला दें, चुनावी बाजार में आगे बढ़ने के लिए डेमोक्रेसी का सिद्धांत पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो डेमोक्रेसी का सिद्धांत पढ़ते पढ़ाते हो इस बाजार में कभी सफल नहीं हो पाते। और जो डेमोक्रेसी के सिद्धांत को नहीं पढ़ते, कल व्यवहार को ही देखते हैं। इसे याद रखिए, चुनाव जीतने वाले जो मैनेजमेंट कभी उनसे मिलिए, उनको पता होता है एक बूथ में कितने लोग आएंगे, कौन हमारा वोटर है, कौन हमारा अपोजिशन का वोटर है, कैसे अपोजिशन के वोटर को रोकना है, कैसे अपने वोटर को बढ़ाना है, और अपने वोटर को बूथ तक लाने के लिए क्या पिलाना है उसको, उन्हें सब पता है। उन्हें लॉक, मिल और मैफरसन नहीं पता है दोस्तों। ये चुनाव जीतने का तरीका है। हम किताबी दुनिया में रहते हैं।
इसलिए डेमोक्रेसी में क्या है, पहला है लीडर, नेता है। अब नेता भाषण देता है कि हम जनता कल्याण के लिए है। जनता कल्याण के लिए हमने पहली बार देखा दोस्तों। आज की डेट में किसी पार्टी का टिकट लेना है तो 2-4 करोड़ रुपए आपको देना पड़ेगा पार्टी में। हाई प्रोफाइल लोगों को छोड़ दीजिए जिनको पार्टी खुद अप्रोच करती है। अदरवाइज 2-4 करोड़ रुपए पार्टी फंड में दीजिए। कौन ऐसा व्यक्ति है जो 2-4 करोड़ रुपए देकर समाज की सेवा करना चाहता है? कमाल की बात है दोस्त, ये बेकार की बात है। जो भी नेता बना है उसका अपना इंटरेस्ट है। यहाँ बड़ी बड़ी बात है, व्यक्तित्व का विकास हो रहा है। मतदान देने गए, व्यक्तित्व का विकास, पता नहीं कितनी बार वोट दबाए, कोई व्यक्तित्व का विकास नहीं हुआ। भाई हम सीधा देखते हैं कौन हमारे घर के सामने हैंड पाइप लगवा सकता है, वोट लो। कौन हमें पन्नी पिला सकता है, वोट लो। हमारे वोट की कीमत है दोस्तों, पन्नी, मुर्गा, साइकिल, कंप्यूटर, पैसा, मतलब रोजगार। हमने कीमत लगा रखी है। और हम क्या करते हैं, वोटर क्या करता है, हमें अपने वोट की ज्यादा ज्यादा कीमत चाहिए। और ये क्या करता है, ज्यादा ज्यादा वोट चाहिए। यही है लोकतंत्र। अब बिला वजह से पता नहीं क्या क्या बॉन्डर हमने पाल लिया। सामाजिक न्याय, समानता, कल्याण, कुछ नहीं होता। इसे अमेरिकन है, कहते हैं बेकार की बात मत करो। लोकतंत्र में यही चलता है। इसे चुनाव कौन जीतेगा, जो पन्नी पिलाएगा। नहीं दोस्तों, चुनाव लड़के देख लीजिए। और बड़े मोटिवेटर हैं शिव खेड़ा, चुनाव लड़ गए, जमानत जब्त हो गई दोस्तों। और वो सिद्धांत बताते हैं, हु कैन विन, कौन जीत सकता है, खुद चुनाव हार गए। दोस्तों जीतने का फार्मूला बताते हैं, चुनाव जीतने का दर्द पूछना हो किरण बेदी जाके पूछिए। पुलिस ऑफिसर रही, हार गई। इसे याद रखिए, ये फार्मूला याद रखिए। तो डेमोक्रेसी क्या है, सीधी बात। ये देखा, पता नहीं कि विल ऑफ द पीपल, मेजॉरिटी रूल, कुछ नहीं होता। मेजॉरिटी विल पीपल इतना समझदार है कि उनका जनता हम जान, नथिंग। डेमोक्रेसी क्या है, लिखने वाली बात। इन्होंने लोकतंत्र को चुनावी खेल के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने लोकतंत्र को चुनावी खेल के रूप में प्रस्तुत किया। और इन्होंने कहा यह केवल नेताओं का खेल है, इट इज रूल ऑफ पॉलिटिशियन। लोकतंत्र को चुनावी खेल के रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने कहा यह नेताओं खेल है, हम बता रहे हैं, लिख लीजिए। हम सेंटेंस बदलेंगे अभी। हम आप ये कहेंगे हम लिखवा चुके हैं, तो अगली बात नहीं लिखवाए। ये नेताओं का खेल है, इसीलिए केवल मुट्ठी भर लोगों, केवल मुट्ठी भर लोगों का, या ब्रैकेट में विशिष्ट लोगों का शासन होता है। ओनली फ्यू रूल्स, ओनली एलीट रूल्स रादर देन मेजॉरिटी। लोकतंत्र में केवल कुछ लोगों का शासन होता है, मुट्ठी भर लोगों का शासन होता है। अगला, इनके अनुसार लोकतंत्र लोकतंत्र में आम जनता की भूमिका केवल मतदाता के रूप में है। इवन पीपल आर ओनली वोटर इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में आम जनता की भूमिका केवल मतदाता के रूप में है। जिनके मत लेने के लिए नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। प्रतिस्पर्धा डले।
politicians compete with each other, forgetting the votes of the people. जिनके मत प्राप्त करने के लिए राजनेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा होती है और इनके अनुसार लोकतंत्र का समानता सामाजिक कल्याण से कोई मतलब नहीं है। डेमोक्रेसी हैज नथिंग टू डू विथ इक्वलिटी एंड वेलफेयर। लोकतंत्र का समानता और सामाजिक कल्याण से कोई सरोकार नहीं है। और नहीं यह जनता की इच्छा का शासन है। नीदर इट इज गवर्नमेंट बट द विल ऑफ द पीपल। और नहीं यह जनता की इच्छा के द्वारा होने वाला शासन है। और नहीं जनता की इच्छा के द्वारा होने वाला शासन है। इसका मतलब है लोकतंत्र की जो परंपरागत मान्यता थी, इसलिए आप याद रखिए इन अमेरिकन्स ने लोकतंत्र के इंस्टीट्यूशंस को माना, वैल्यू को नहीं, आदर्श को नहीं। ये लोकतंत्र क्या है? इट इज ओनली इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म। लोकतंत्र में क्या होना चाहिए? इलेक्शन कमीशन होना चाहिए, न्यायपालिका होनी चाहिए, सिविल सर्विसेज होना चाहिए। और इन लोगों ने कहा भी कि जनता वैसे भी बड़ी भावनात्मक होती है, जनता को 5 साल में एक बार बस बाहर आने की आवश्यकता है। वो क्या है? वोट दे दे। उसके बाद धरना प्रदर्शन ये सब नहीं, क्योंकि इनको डर था जनता भावनात्मक होती है, जनता आगे बढ़ेगी, अमेरिका यूरोप में किया जाएगा फांसीवाद। इसलिए इन्होंने लोकतंत्र को करेक्ट कर दिया। इसका सीधा सा मतलब है डेमोक्रेसी क्या है? इट इज मेयरली सम इंस्टीट्यूशंस, अ वे ऑफ डिसीजन मेकिंग। और सीधी सी बात है। और इन्होंने क्या कहा? इट्स नॉट डेमोक्रेसी, ये थोड़े से लोगों का शासन होता है। तो डेमोक्रेसी शब्द का जो शाब्दिक मतलब था डेमोस प्लस ग्रेशिया, उसका नाम इन्होंने बदल दिया। कहना माइनॉरिटी रूल्स, थोड़े लोग शासन करते हैं। या थोड़े लोग शासन करते हैं, इसे डेमोक्रेसी कैसे कहा जाए? मैं डेमोक्रेसी का तभी शाब्दिक मतलब, आरंभिक मतलब यही माने बहुमत का शासन। उन्होंने कहा मुट्ठी भर लोगों का शासन, थोड़े लोगों का शासन। इसे आपने ध्यान दिया, एक शब्द का हमने प्रयोग किया, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र। अच्छा बताइए, ये दोनों शब्द टकराते हैं नहीं? टकराते हैं। अच्छा, इसमें पैराडॉक्स आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप बताइए, इसके पहले पढ़ चुके हैं आप। विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र शब्द का अगर हम प्रयोग कर रहे हैं, इसमें आपको पैराडॉक्स क्या दिखाई दे रहा है? क्या पैराडॉक्स दिखाई दे रहा है? तो मैं समझूं कि आपने समझा है। क्या दिखाई दे रहा है? आपको याद है कि पावर में आपने पढ़ रखा था कि विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र के बहुत बड़े विरोधी थे, याद है कि नहीं? मिशेल्स, मोस्का, पेरेटो। जो बात ध्यान देने की है, वो पुराने विशिष्ट वर्गवादी थे, वो लोकतंत्र के विरोधी थे। लेकिन एंथनी डाउन्स, इबन शुम्पीटर, इन लोगों ने लोकतंत्र विशिष्ट वर्गवाद को मिला दिया। इन्होंने कहा लोकतंत्र विशिष्ट वर्गवाद मिल सकता है। और कैसे मिलेगा? तो शासन मुट्ठी भर लोगों का ही रहेगा। शासन मुट्ठी भर लोगों का रहेगा। इन्हें कहेंगे यार मुट्ठी भर लोगों का शासन, लोकतंत्र कैसे? केवल इसलिए कि वो चुनावों के द्वारा तय होते हैं। शासन मुट्ठी भर लोगों को रहेगा, लेकिन वो जन्मजात नहीं आएंगे, संपत्ति से नहीं आएंगे, वंशानुगत नहीं आएंगे। पीपल आर फ्री टू चूज देम। इतना ही लोकतंत्र है, बाकी कोई लोकतंत्र नहीं है। इसलिए इन्होंने लोकतंत्र को बचाने का प्रयास किया फांसीवादी और साम्यवादी आक्रमण से। फांसीवादी साम्यवादी आक्रमण से बचाने का प्रयास किया। यही है लोकतंत्र का आधुनिक मॉडल। रिप्रेजेंटेटिव मॉडल है आधुनिक मॉडल, लिबरल मॉडल। अब हम आगे हेडिंग में चलेंगे,
लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल्स, वेरियस मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी जो आधुनिक हैं। अब सिलेबस में क्या लिखा है? सिलेबस में क्या चीज लिखा गया? क्या क्या लिखा है सिलेबस में? देखिए, कौन? हाँ, लोकतंत्र का समर्थन करते चुनाव की बात करते हैं। उन्होंने लोकतंत्र के मायने को रिडिफाइन कर दिया। उनका लोकतंत्र का मतलब चुनाव से है, बाकी किसी चीज से नहीं है, बाकी किसी चीज से नहीं है। क्या? नहीं, देखिए, अब ये तो आलोचना लगी इसलिए फिर बाद में उसको रिडिफाइन किया गया, लास्ट में हम उसको देखेंगे। लेकिन साम्यवादियों के पास लोकतंत्र कोई इंस्टीट्यूशन था ही नहीं। साम्यवादी चुनाव थोड़ी करवाते थे, प्रतिस्पर्धा नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी नहीं थी, तो साम्यवादी के पास ये सब कहाँ था? साम्यवादी के पास ये सब नहीं था। हाँ, ये कहते हैं कि निश्चित तौर पर, ये इन्होंने नहीं कहा पूंजीवादी के साथ, ऐसा नहीं कहा। उनका चुनाव में कुछ ही लोग जीत ही पाते हैं, ये चुनाव का नेचर है। अच्छा, ये बताइए, ऐसा लगता है जो इन लोगों ने कहा है बहुत व्यवहारिक बात कही। लोकतंत्र में क्या हो रहा है? बाकी बातें तो किताबी हैं इधर पीछे वाली। ये लोकतंत्र का आधुनिक मॉडल है। क्लासिकल मॉडल ग्रीक, आधुनिक मॉडल ये दो हो गया। उसके बाद क्या लिखा है? क्या? लोकतंत्र के विभिन्न मॉडल। अगला, अब हम समकालीन विषय पर आएंगे। अभी ने परंपरागत पढ़ लिया, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, आपने पढ़ लिया है, अगर आपसे पूछा जाए मार्क्सवाद में लोकतंत्र क्या है तो क्या लिखेंगे? क्या? एक बात आपको याद दिला दें, अगर कभी मार्क्सवाद का लोकतंत्र आ जाए तो क्या क्या पॉइंट लिखेंगे? मार्क्सवाद तो आपने पढ़ रखा है, बस पॉइंट आपको बता दें। मार्क्स का विचार अलग से पढ़ना है, पॉइंट केवल बता दें। मार्क्सवादी लोकतंत्र है, क्या एलिमेंट आपको लिखना है? सारे एलिमेंट जरूर होने चाहिए। पहला एलिमेंट क्या लिखना है? पहला एलिमेंट ये लिखना है, सर्वहारा वर्गाधिनायकत्व, डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट। दूसरा एलिमेंट लिखना है आदर्श साम्यवाद का विचार, कम्युनिज्म का विचार। तीसरा एलिमेंट लिखना है जो मार्क्स ने यंग एज में कहा था, यंग मार्क्स का विचार लिखना है, जिसमें वो लोकतंत्र को मानता है। चौथा लास्ट में लिखना है नियो मार्क्सिस्ट का विचार, जो आगे हम आपको बता देंगे। अगर कभी मार्क्सवाद की डेमोक्रेसी के बारे में आ जाए, सारे एलिमेंट आपको लिखने हैं, केवल एक ही बात नहीं। और इसको हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं करेंगे कि आधी बात हमने मार्क्सवाद में बता रखी है, आधी मार्क्स में पढ़ना है हमें, इसको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। बस पॉइंट हमने बता दिया। कभी आपको एग्जाम में आ जाए तो मार्क्सवादी लोकतंत्र में एक एलिमेंट आप नहीं लिखेंगे, ये सारी बात लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, ये लिखेंगे, ये। और अगला, तो शुरुआत कैसे करेंगे? बुर्जुआजी लोकतंत्र की आलोचना से, क्योंकि मार्क्स की हर कहानी शुरू होती है पूंजीवाद की आलोचना से, यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की आलोचना से मार्क्स की बात शुरू करिए। क्रिटिसिज्म ऑफ बुर्जुआजी डेमोक्रेसी। ये जो रिप्रेजेंटेटिव को बुर्जुआजी मानते हैं वो। इसमें कुछ बात हमने मार्क्सवाद में बता रखी है, कुछ आपको आगे मार्क्स में बता देंगे, इसलिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है इसको। अगला हेडिंग है, अब जो कंटेम्प्रेरी मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। आगे बढ़ने से पहले कुछ आपको पूछना है, और अभी देखेंगे एग्जाम में अभी चीजें नहीं पूछी जा रही हैं, सीधा कंटेम्प्रेरी मॉडल पे आ गया है। एग्जाम का ट्रेंड आप देखेंगे, लगातार कंटेम्प्रेरी मॉडल ही पूछा जा रहा है, लेकिन हम सब पढ़ लेते हैं भाई जो सिलेबस में लिखा है, हटा दें इसको। और कंटेम्प्रेरी में 3 लिखा गया है, रिप्रेजेंटेटिव भी लिखा गया है और
पार्टिसिपेटिव और डिलिबरेटिव। तो रिप्रेजेंटेटिव हम देख लिया, क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव इज इक्वल टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव इज इक्वल टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी। अगला है फिर समकालीन क्या है, पहला देखेंगे डिलिबरेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का परिचर्चात्मक मॉडल। अगर यहां जो हमने कुछ बताया आपको प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिए। लोकतंत्र का डिलिबरेटिव मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा आप ये बताइए, जब हमने पावर में रावण ढाल को बताया था, उसको क्या लोकतंत्र से आप जोड़ सकते हैं कि नहीं? रावण ढाल का विचार कभी पावर में आ जाए तो ही लिखना है, डेमोक्रेसी में आ जाए तो भी वही लिखना है। इसे आप नोट्स में कभी भी आप देखेंगे तो डेमोक्रेसी में भी रावण ढाल का नाम दिखेगा। दोनों बातें वही है, एग्जैक्टली वही है। डिलिबरेटिव मॉडल, डेमोक्रेसी का डिलिबरेटिव मॉडल। अब ये कहना कठिन है कि उदारवादी है, मार्क्सवादी है, लेकिन सच मानिए कंटेम्प्रेरी डिबेट में मार्क्सवाद का तो स्थान खत्म ही लगभग हो गया। वैसे कुछ लोग कहते हैं ना ना ये सब तो उदारवादी मार्क्सवादी के बीच बीच का रास्ता है, इसे कहना ठीक नहीं है कि उदारवादी है मार्क्सवादी है। अब डिलिबरेटिव मॉडल का मतलब क्या है? परिचर्चात्मक लोकतंत्र। इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले आपको ये बता दें किस संदर्भ में आया, कैसे आया, तब इसकी बात ज्यादा स्पष्ट होगी। फिर इसके मतलब हम देखें। देखिए डिलिबरेटिव मॉडल आया इन 1980s, 1980 के दशक में इस शब्द का पहला प्रयोग करने का श्रेय जाता है बेसेट को। बेसेट ने पहली बार डिलिबरेटिव डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया। BESSET। बेसेट के बाद फिर ड्राइजेक ने भी इसका प्रयोग किया। उसके बाद तो हैबरमास ने इसका बड़ा प्रभावी आधार रखा। लेकिन 1980s का कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। उन्नीस सौ अस्सी का अपने आप में ये संदर्भ बड़ा महत्वपूर्ण है कि कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। और ये बात आप जानते हैं, जितने भी पॉलिटिकल थियरी का विचार है सब यूरोप अमेरिका से आ रहा है, रसिया से कुछ आया नहीं। ये रशियन लैंग्वेज का प्रभाव इतना दुनिया में फैल नहीं पाया, क्योंकि पूरा इंटेलेक्चुअल दुनिया पर तो अमेरिका का ही प्रभाव रहा। इसे सॉफ्ट पावर कहते हैं, चाहे फिल्में हैं वो अमेरिका की। किसी ने पैराडॉक्स ऑफ डेमोक्रेसी को फिर से बताने की बात कही है। भाई पैराडॉक्स क्या है? मतलब विरोधाभासी बातें कहना। लोकतंत्र का विरोधाभास क्या है? लोकतंत्र का शाब्दिक मतलब बहुमत का शासन मानेंगे तो बहुमत लोकतंत्र का विनाश भी कर सकता है। यही पैराडॉक्स है, यही तो पैराडॉक्स है। ये सांप अपने ही बच्चे को खा जाता है, पैराडॉक्स है। डिलिबरेटिव मॉडल। अब कॉन्टेक्स्ट आप देखिए, 1980 के दशक कैसा था, यूरोप अमेरिका में क्या परिस्थितियां थी। देखिए पहला, 1980 के दशक में रसिया में वन पार्टी गवर्नमेंट बनी हुई थी। ये बात ध्यान में रखने की है। रसिया में देयर वॉज ए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरेट। रूस में वन पार्टी गवर्नमेंट थी। रूस में वन पार्टी गवर्नमेंट बनी हुई थी।
और दूसरा, इसका मतलब है रसिया में डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट कायम था। तो संदर्भ की बात है कि रसिया में सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व बना हुआ था। देयर वॉज ए डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट। अब प्रवीण आए हैं क्या आज? प्रवीण, प्रवीण सब मिल लेना अभी क्लास के बाद। तो डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटरिएट था, वन पार्टी गवर्नमेंट था। और एक बात याद रखिए, रसिया का इम्पैक्ट यूरोप पे हमेशा रहा, क्योंकि यूरोप में भी कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा बन गई। ये बात अलग है कि यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यूरो कम्युनिज्म की बात कही, क्योंकि यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टी ने रसिया के इस मॉडल को यूरोप में लागू करने से मना कर दिया। क्योंकि याद रखिए, रसिया का प्रभाव यूरोप पर तो पड़ा ही। रसिया का प्रभाव जो यूरोप पर पड़ा उसका नाम हुआ यूरो कम्युनिज्म, यूरो साम्यवाद। यूरोप का साम्यवाद, यूरोपियन कम्युनिज्म वाज डिफरेंट फ्रॉम रशियन कम्युनिज्म। और यूरोपियन कम्युनिज्म का ध्यान कहाँ था? क्योंकि देखिए कम्युनिस्ट हैं, तो कम्युनिस्ट हैं तो एक खास इनकी बात रहेगी, पूंजीवाद की आलोचना करेंगे। कम्युनिस्ट होने का मतलब होता है पूंजीवाद के विनाश की बात करना। जो कम्युनिस्ट हो पूंजीवाद के विनाश न करे तो ऐसा होगा कांग्रेस में होकर बीजेपी की आलोचना न करे, और बीजेपी में होकर राहुल गांधी का बैंड न बजाए। ये तो संभव नहीं है। कुछ चीजें बड़ी लॉजिकल होती हैं, उसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। तो कम्युनिस्ट कैपिटलिस्ट खिलाफ जाएंगे, लेकिन ये कम्युनिस्ट रसिया के इस मॉडल के भी खिलाफ थे। अच्छा, यूरोप बड़ा आजादी पसंद देश है। यूरोप में एक बात तो रही है, यूरोपियन की बड़ी मुक्त स्वभाव के शुरू से हैं। औद्योगिकरण आया, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, यूरोपियन स्वभाव ऐसा है कि बड़ा ही मुक्त स्वभाव के हैं। वो हमेशा से आजादी पसंद रहे हैं। इसे कहा भी जाता है कि ईस्टर्न यूरोप में रसिया ने जो साम्यवाद लगा रखा था, हंगरी पर, पोलैंड पर, चेकोस्लोवाकिया पर, इट वॉज इनफोर्स फ्रॉम आउटसाइड। यूरोपीय व्यक्ति बड़ा ही मुक्त स्वभाव का होता है, उसको आप बांध नहीं सकते। एशिया कल्चर थोड़ा अलग है, एशिया में बड़ों को सम्मान देते हैं, परंपराओं को मानते हैं, प्रथाओं को मानते हैं। तो यूरोपीय हमेशा से बड़े एडवेंचरस रहे हैं। वो काम करेंगे जो सामान्यतः और कोई नहीं करता, जाके मगरमच्छ पकड़ेंगे, हिमालय पे जाके चढ़ जाएंगे, समुद्र में कूद जाएंगे। हमें परिवार में ऐसा सिखाया गया, नदी में उतरना भी मना है, दूर से देखो जय माता की, बस इतना। नदी में जाना नहीं है। यूरोपीय हमेशा अलग ही सिखाया गया, यानी यूरोपीय आजादी छोड़ देंगे, आप सोच ही नहीं सकते। इसलिए लोगों ने कहा यूरोपीय कम्युनिस्ट क्यों? उनका ना भाई ये नहीं हमें चलेगा, ये तो हम मानेंगे नहीं। इनसे पूछा गया कि इसका मतलब साम्यवाद नहीं मानोगे? उनका ना साम्यवाद तो मानेंगे, ऐसा मार्क्स ने थोड़ी कहा था जो ये यूज कर रहे हैं। बात तो सही थी, लेकिन इनसे पूछा गया अच्छा ये बताओ जो लिबरल डेमोक्रेसी है वो आप मान लोगे? इनसे फिर ये पूछा गया कि ये बताओ तुम लिबरल डेमोक्रेसी मान लोगे? इसको भी नहीं मानेंगे। इनसे पूछा इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि एक बात याद रखिए, जो कम्युनिस्ट होगा वो हमेशा समाज को क्लास में देखेगा, कैपिटलिज्म को देखेगा। और जरा सोच के देखिए, जहां पूंजीवाद होगा वहां कुछ अमीर होंगे, कुछ गरीब होंगे। यानी लिबरल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है जो कॉल पॉपर नहीं बताया। कॉल पॉपर तो बहुमत की बात में गए, वो पैराडॉक्स नहीं है। लिबरल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है जो मैंने कहा था कि जो लेजिटिमेसी मुझे बताना था, मैंने कहा मैं हैबरमा से बताऊंगा। लिबरल डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स ये है, आर्थिक संपत्तियां मुट्ठी भर लोगों में है और जनता जनार्दन है। इससे बड़ा विरोधाभास क्या दिखेगा? कॉल पापर की उदारवादी है, कॉल पापर को जो विरोधाभास देखना चाहिए था उन्होंने कभी नहीं देखा। मार्क्सवादियों ने सिंपल से विरोधाभास देखा है या नहीं है? अच्छा बताइए, यहाँ सभी बैठे लोगों के वोटिंग राइट इक्वल है कि नहीं है? हमारा वोटिंग राइट अंबानी के बराबर है, नरेश गोयल के बराबर है, जो जेट एयरवेज के मालिक भी थे।
अब बताइए, हम अंबानी के बराबर हो गए? आधार कार्ड सबका एक है, जिसका कोई आधार नहीं उसका भी आधार कार्ड बन गया है। सड़क पे सो रहा है, आधार कार्ड जेब में रखा हुआ है। सर पे छत नहीं है, पेट में भोजन नहीं है, लेकिन क्या है? आधार कार्ड। व्हाट एन आइडिया, कमाल की बात है। और दोस्तों घर है नहीं, वॉशरूम बन गया, तो वॉशरूम ही आदमी जाके बैठा हुआ है। लो, एक खास बात है। इसलिए क्या साम्यवादियों की इस बात को हम इनकार कर सकते हैं? बहुत ध्यान से देखिए, जितने लिबरल डेमोक्रेट हैं, दे आर नेवर विलिंग टू डिस्ट्रॉय कैपिटलिज्म। ऐसा नहीं लगता, वो पूंजीवाद को संरक्षित करने के लिए थोड़ा ऊपर से जो उसको कोटिंग कर देते हैं, उसका नाम डेमोक्रेसी है। अंदर तो पूंजीवाद छिपा हुआ है। अब थोड़ा पूंजीवाद को बचाना है तो नया नया मॉडल बता दिया, देखो विधि का शासन, संविधान का शासन, सही आजादी, और ये सब विचारधारा है या सही में है सब? अच्छा, हम उसे बावरे फंस गए और हमें क्या लगा, हाँ यार, फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 32, आर्टिकल 32, कभी ले लेना आर्टिकल 32, पता चल जाएगा दोस्तों। अब ये न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था, इनकम टैक्स का स्लैब बढ़ा, तो न्यूज़पेपर में बड़ी अच्छी बात निकली। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जितने सुप्रीम कोर्ट के टॉप लॉयर हैं, उनकी महीने तक इनकम 30 करोड़ है, महीने की इनकम। दुनिया आप देखे नहीं दोस्तों, बिला वजह निराश हो जाते हैं, कोई एग्जाम पास नहीं हुआ, दुनिया भरी पड़ी है। 30 करोड़ महीने की इनकम है, सवाल है उनकी इनकम होती कहां से? एक बात याद रखिए दोस्तों, इसलिए इस दुनिया में बड़ी विषमता है। जो अच्छा, हमारे यहाँ रैली में लोग कहा है, डेमोक्रेसी का हाल बता दे अपने यहाँ दोस्तों। रैली में लोग जाते हैं हेलीकॉप्टर देखने, ये तो विषमता है। प्रियंका गांधी भी मिलने गई थी अपने चुनाव क्षेत्र में, ऐसा दिख रहा था आम जनता जब हाथ मिला रही थी, ऐसा लगता दोनों दो अलग ग्रह के प्राणी हैं। ये किसी अलग ग्रह से आई हुई हैं और ये किसी अलग ग्रह का आदमी है। उसके पास कपड़े नहीं, मैले कुचैले, चप्पल नहीं, लेकिन हाथ मिलाने पहुंच गया। बराबरी आ जाएगी दोस्तों, संविधान से बराबरी आएगी या संपत्ति से? तो वोटिंग राइट से बराबरी आएगी या मकान से? वोटिंग आधार से बराबरी आएगी या जमीन से? मार्क्सवादी क्या कहते हैं? पूंजीवाद, विषमता, लोकतंत्र, समानता, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं चलेगा। इसलिए दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द लिबरल डेमोक्रेसी एंड दे आर ऑल्सो अगेंस्ट द कम्युनिस्ट मॉडल ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए इन लोगों ने नए मॉडल को इजाद किया, और ये सब मॉडल और प्रभावी कैसे बन गए। और 1980 के दशक के बाद इन लोगों ने लिखना शुरू किया, और संयोग की बात है 1991 में सोवियत संघ का तो विघटन ही हो गया। इसलिए अब हम लोकतंत्र के इन मॉडल का अध्ययन करने लगे। अदरवाइज पहले लोकतंत्र ये सब नहीं पढ़ा जाता था। इसी संदर्भ में, यानी पूंजीवाद ने क्या प्रॉब्लम कर दोस्तों, इसे जितने कंटेम्प्रेरी मॉडल हैं, दे आर रिएक्टिंग अगेंस्ट कैपिटलिज्म। और इन्होंने कहा कि इसमें हो क्या गया, पूंजीवाद ने कैसे नुकसान पहुंचाया, डेमोक्रेसी में हो क्या गया, लिखने की बात। और फिर हम बताएंगे डिलिब्रेशन का मतलब क्या होता है। पहला पॉइंट, पहला परिचर्चात्मक, परिचर्चात्मक लोकतंत्र के समर्थकों ने कहा कि उदारवादी लोकतंत्र द सपोर्टर ऑफ deliberative democracy said that लिबरल डेमोक्रेसी, उदारवादी लोकतंत्र, केवल मत केंद्रित तंत्र बन गया है। इट बिकम्स ओनली अ वोट सेंट्रिक डेमोक्रेसी। मत केंद्रित तंत्र बन गया है। मत केंद्रित अंडरलाइन,
हाँ, जहां यानी इन लोगों ने क्या कहा, उदारवादी लोकतंत्र का मतलब क्या है, वोट सेंट्रिक डेमोक्रेसी, वोट सेंट्रिक डेमोक्रेसी हो गई। और उन्होंने कहा नहीं नहीं, लोकतंत्र जबकि होना ऐसा नहीं चाहिए। तो अगला पॉइंट, इनके अनुसार क्या, जहां जहां लोकतंत्र जहां लोकतंत्र एक ऐसा चुनावी खेल बन गया जहां लोकतंत्र एक ऐसा चुनावी खेल बन गया जिसमें बहुमत की विजय होती है और अल्पमत पराजित होता है। Where democracy becomes a kind of game or rule where majority wins and minority loses, जहां बहुमत की विजय होती है और अल्पसंख्यक पराजित होते हैं। अल्पसंख्यक पराजित होते हैं, इसका मतलब है लोग इन्होंने कहा कि लोकतंत्र का सोल तो खत्म हो गया, लोकतंत्र का सोल खत्म हो गया। और लोकतंत्र का सोल कैसे खत्म हुआ, इसके लिए हैबरमास ने बड़े जबरदस्त क्रिटिसिज्म किया कि लोकतंत्र का सोल कैसे खत्म हुआ। और हैबरमास ने जब चीज लिखी तो उनके कुछ की वर्ड हैं, उसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मान लीजिए हैबरमास की बात आप लिखते हैं तो रिमेंबर द की वर्ड्स ऑफ हैबरमास। तो हैबरमास के की वर्ड्स क्या है कि पहला ये कहते हैं पब्लिक स्फीयर। तो कोशिश करिए कि जब पब्लिक स्फीयर और पब्लिक स्फीयर और पब्लिक स्फीयर का मतलब सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र। दूसरा कम्युनिकेटिव एक्शन, संचारात्मक क्रिया या संचारात्मक कार्य। पब्लिक स्फीयर पहला, कम्युनिकेटिव एक्शन दूसरा, इन्हीं को हम एक एक्सप्लेन कर देंगे। तीसरा स्पेक्टेटर पॉलिटिक्स, दर्शक राजनीति। स्पेक्टेटर पॉलिटिक्स, दर्शक राजनीति। जब किसी चीज को आप की शब्द में कहते हैं उसको अंडरलाइन जरूर करिए। और अगर आप ऐसी चीजों को देवनागरी लिपि में भी लिख लेते हैं तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनके की वर्ड हैं। तो जुड़ने के विशुद्ध हिंदी अनुवाद हम करें ही, जो लोग हिंदी में लिखना चाह रहे हैं। अगला, और फिर उन्होंने क्या कहा कि इस पब्लिक स्फीयर, कम्युनिकेटिव एक्शन, स्पेक्टेटर पॉलिटिक्स और रीफ्यूडलाइजेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर, सार्वजनिक क्षेत्र का पुनर्सामंतीकरण। रीफ्यूडलाइजेशन ऑफ पब्लिक स्फीयर और इंडस्ट्री कल्चर, औद्योगिक संस्कृति या मीडिया का कल्चर, मीडिया संस्कृति। इसी बात को हम एक्सप्लेन कर देंगे कल। अभी तो थियोरी लगभग खत्म ही है। राज्य का सिद्धांत, वैसे जितनी विचारधारा हमने बता रखी है फिर वही रिपीट करना है। अधिकार, राज्य और थियोरी का विकास। तो आप पढ़ के आइएगा, राज्य और अधिकार पढ़ के आइए।